मलेशिया में इंडियन को वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलता है, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने रखी हुई है, अगर आप थाईलैंड जाके और फिर मलेशिया जाते हो तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। अगर डायरेक्ट इंडिया से आप मलेशिया जाते हो तो आपको वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा। तो आपको वीजा के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, आप एम्बेसी की साइट पर जाके उनके रूल रेगुलेशन देख सकते हो कि वीजा में कितनी फीस लगेगी, सब कुछ मेंशन होता है। और यूट्यूब पर भी काफी वीडियो डाली हुई होती हैं कि वीजा ऑन अराइवल इस कंट्री में मिलता है नहीं मिलता है, हर एक कंडीशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो अगर वीजा ऑन अराइवल है तो एक और बात जाननी जरूरी है कि आप किस कंट्री में जा रहे हो और वहां पर वीजा की जो फीस पे आप करोगे वो कैश में करोगे या कार्ड में करोगे। हाँ जी, ये भी एक पॉइंट है जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अभी क्या था, हमारे पास जो थाई बाट थी, थाईलैंड की करेंसी थी, वो कार्ड पे थी, और जो आगे रिंगट थी मलेशिया की करेंसी, और वो हम कैश में ले रखे थे। तो हमें वहां पर जाकर क्या हुआ, जो थाई बाट थी थाईलैंड में, तो उन्होंने कार्ड से पेमेंट लेने से मना कर दिया और उन्होंने कैश में मांगे पैसे। जैसे कि हम 5 पर्सन थे तो 5 का वीजा था, तो वो 1000 थाई बाट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। अगर आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपकी करेंसी कैश में लेके जाएं, क्योंकि वो करेंसी कैश में ही लेते हैं, कार्ड से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो 200 रुपए पर 200 थाई बाट पर पर्सन एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो कि कहीं भी मेंशन नहीं है। और वो ऐसे ही आपके वीजा में कुछ ना कुछ कमियां निकाल लेंगे, कभी बोलेंगे आपका होटल ठीक नहीं है, कभी बोलेंगे फ्लाइट कहाँ है। तो ये ऐसे कई तरह के बहाने बनाते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। वो कुछ ना कुछ कमियां निकाल के एज ए ब्राइब भी उसे बोल सकते हैं, 200 थाई बाट एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो आप अगर थाईलैंड जा रहे हैं तो कैश में करेंसी जरूर लेके जाएं। अभी बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया में क्या होता है, मलेशिया में हमने फिर वहाँ थाईलैंड का देख के हाल, हमने सोचा भी जो रिंगट है वो भी कैश में लेके चलते हैं। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ पे सब कार्ड चलता है। अभी हमने कार्ड से पैसे निकलवा लिए थे, कार्ड में हमारे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कार्ड से पे करो। तो वहाँ पे भी आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब हमारे साथ तो क्या हुआ, हमें कोई इंडियन मिल गया था और उसके कार्ड से हमने बहुत अच्छा इंसान था, उसके कार्ड उसने अपने कार्ड से स्वैप करवा दिया और हमने कैश दे दिए। तो ये आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो इसलिए आप जो रिंगट है वो कार्ड में ही लेके जाएं, क्योंकि मलेशिया में हर जगह कार्ड चलता है, कैश कहीं भी नहीं चलता। आप ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, किसी भी चीज की बात करते हो तो वहां पे कहीं पे भी आपको कैश नहीं चलेगा। ऑनलाइन फुली डिजिटलाइज कंट्री है, सब ऑनलाइन होता है। तो मलेशिया, और एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप मलेशिया जा रहे हो, अगर आप थाईलैंड से होके जा रहे हो तो वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है, वो बोर्डिंग पास देखेंगे थाईलैंड के। अगर वहां से नहीं जा रहे, डायरेक्ट इंडिया से जा रहे हैं, तो आप अपना ई वीजा लगवा के जाए। अभी बात करते हैं तीसरी कंट्री जहां हम गए थे, वियतनाम। वियतनाम में वीजा ऑन अराइवल इंडियन के लिए नहीं है, और वो वीजा की ई वीजा लगवाना पड़ता है। आपको 5 से 6 दिन पहले वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा वियतनाम के लिए, और लगभग 5 से 7 दिन में आपका वीजा आ जाएगा, और फिर ई वीजा से आप आराम से वियतनाम जा सकते हो। और कहाँ की वीजा फीस कितनी लगती है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि कहाँ की वीजा फीस कितनी लगती है। वियतनाम की अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो करीब करीब 5000 रुपये लगते हैं वियतनाम के। और अगर बात करते हैं मलेशिया की तो 4200 रुपये के करीब वहाँ लगते हैं। और इंडियन रुपीज में बात करें थाईलैंड की तो 5000 रुपये। तो थर्ड बात है वो है करेंसी। अभी बात करते हैं करेंसी की, कि करेंसी आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की करेंसी कैसे, कहाँ से एक्सचेंज करवाए, ये भी काफी बड़ा इश्यू होता है इंसान के लिए, जिसको पता नहीं होता। हमें भी ये लग रहा था कहाँ से करेंसी चेंज कराए क्या नहीं। तो जो करेंसी की बात ऐसी है जी, करेंसी आप जो आपकी सिटी के अंदर करेंसी एक्सचेंजर हैं, अगर उनसे करवाते हो तो बेटर है, क्योंकि वो आपको रेट सस्ता पड़ेगा।
और अगर आप वहाँ एक्सचेंजर आपको कोई ठीक सा नहीं मिल रहा है, तो जो ट्रिप प्लानर है जैसे कि थॉमस कुक, मेक माई ट्रिप, ये होंगे, तो इनसे भी आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। अगर वहां से भी आप नहीं करवा रहे हो तो आप मतलब अपने बैंक से भी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। और जैसे कि मलेशिया जैसी कंट्री है जहाँ पर कैश चलता ही नहीं है, तो उसके लिए आप कार्ड बनवाएं और कार्ड में अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा के जाए। इसके अलावा वहां पे भी आप करेंसी एक्सचेंज नहीं करवा पा रहे तो एयरपोर्ट पे भी आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो, लेकिन एयरपोर्ट पे जो करेंसी एक्सचेंज करवाना है वो आपके लिए काफी कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे सबसे कॉस्टली होता है। वहां पे भी आपको करेंसी एक्सचेंजर, आप जैसे एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करोगे तो आपको करेंसी एक्सचेंजर मिल जाएंगे। थॉमस कुक जैसे आपने दिल्ली एयरपोर्ट पे थॉमस कुक का अलग से है, अलग से और भी अदर करेंसी एक्सचेंजर आपको मिलते हैं, लेकिन वहां पर आपको एयरपोर्ट पे काफी कॉस्टली पड़ता है। अगर आप वहां एयरपोर्ट पे भी करेंसी एक्सचेंज नहीं करा सकते तो जिस सिटी के अंदर, जिस देश में, जिस सिटी के अंदर आप जा रहे हो, तो वहां पे भी करेंसी एक्सचेंजर होते हैं, वहां से भी आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। तो इससे ये आपका करेंसी का क्लियर हो गया। आप जिस कंट्री में भी जा रहे हो वहां का पता लगाएं इंटरनेट से, गूगल से, सब कुछ आजकल गूगल पे अवेलेबल है कि वहां पर कैश चलता नहीं चलता है। जैसे थाईलैंड की अगर बात करें हम, तो वहां पर कैश चलता है। मलेशिया में कैश बहुत कम चलता है, लेकिन फिर भी कैश लेके जाओ आप होटल वगैरह के लिए, पे करने के लिए या शॉपिंग करनी है, तो वहां पर आप कैश का मलेशिया में यूज कर सकते हो। लेकिन मलेशिया के लिए जो रिंगट है वो आप कार्ड में भी लेके जाओ। और वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम की जो करेंसी है वो डोंग। और डोंग का एक बात ध्यान रखिए, डोंग की करेंसी उतनी ही एक्सचेंज कराएं आप जितनी की आपको जरूरत है, क्योंकि इंडिया में आने के बाद डोंग करेंसी कन्वर्ट नहीं होती है। और तो कन्वर्जन जो है वो आपके लिए वेस्ट जाएगी अगर आप एक्स्ट्रा डोंग करेंसी कराते हो। डोंग से अच्छा आप डॉलर में करवाएं, क्योंकि वियतनाम में डॉलर चलता है। आप डॉलर में कहीं पे भी वियतनाम में शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी पे कर सकते हैं। तो आप डोंग की बजाय डॉलर भी कन्वर्ट करवा सकते हो। और अदर कंट्री का मेरे को जैसे प्रॉपर मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी यही रहता है करेंसी एक्सचेंज का। कहीं की भी आप करेंसी एक्सचेंज कराएं तो आप करेंसी एक्सचेंजर से करवा सकते हैं, एयरपोर्ट पे करा सकते हैं। अभी बात करते हैं 4 नंबर, और 4 नंबर पे है हमारी फ्लाइट। अभी हमारा पासपोर्ट, वीजा और करेंसी सब रेडी है, तो अभी हम दूसरी कंट्री में जाएंगे कैसे, तो ऑब्वियसली फ्लाइट से जाएंगे। तो अभी ये क्वेश्चन उठता है कि फ्लाइट टिकट कहाँ से बुक करें। फ्लाइट टिकट का ऐसा है जी, फ्लाइट टिकट आप डायरेक्ट एयरवेज से भी कर सकते हो, जैसे कि एयर एशिया है,
जो इश्यू हमारे सामने खड़ा होता है वो ये होता है कि होटल बुकिंग क्या, और इमिग्रेशन में भी होटल की बुकिंग मांगते हैं आपसे। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो इमिग्रेशन में सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि आप कहाँ रुकोगे, और वीजा आप जहाँ पे भी जिस कंट्री का लेते हो तो उसमें फॉर्म में स्पेशली फिल करना होता है कि आप किस होटल के अंदर रुक रहे हो। अगर आप किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो तो उसका एड्रेस उसके अंदर फिल करना होता है। अभी आप रिलेटिव से मिलने नहीं जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप होटल बुक करोगे तो होटल का इश्यू रहता है होटल कहाँ से बुक करें। तो होटल के लिए भी ऑनलाइन काफ़ी ऐप है जी। आप ऑनलाइन आप इंडिया में बैठे हुए अदर कंट्री में होटल बुक कर सकते हैं, और होटल वाउचर आपको इमिग्रेशन के टाइम पर दिखाना भी पड़ता है। तो होटल बुकिंग के लिए भी काफ़ी ऐप हैं, जैसे मेक माई ट्रिप, गोअबीबो, ओयो, इजी माई ट्रिप, ऐसी कई ऑनलाइन फैब होटल्स, ऐसे कई ऑनलाइन ऐप हैं जिनसे आप होटल बुक कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे गोअबीबो ही आपको रिकमेंड करूँगी। ऐसा मत समझना कि मैंने गोअबीबो से कोई, लेकिन मैं काफ़ी मैंने मतलब सेफ जो मैं फील करती हूँ, और मैंने काफ़ी कंपैरिजन के बाद बहुत सारा टाइम लगाया, बहुत सारी ऐप के साथ कंपेयर किया। लेकिन जो गोअबीबो के गो सेफ, आप गोअबीबो पे होटल बुक करते हुए एक बात का ध्यान रखें, जो गोअबीबो की जो एक स्टैंपिंग होती है गो सेफ होटल ही आप बुक करें। और जो गोअबीबो के काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड के होटल होते हैं, और काफ़ी सेफ भी आप फील करोगे गोअबीबो, और सस्ते भी हैं। 1500 से 2000 रुपये के बीच में आपको एक सस्ता, अच्छा और सेफ होटल मिल जाएगा आपको गोअबीबो से। इसके अलावा आपको और भी सस्ता होटल लेना है तो आप ओयो से बुक कर सकते हैं। ओयो के होटल काफ़ी सस्ते होते हैं, गोअबीबो से भी सस्ते होते हैं, लेकिन वो काफ़ी आप उनको पसंद नहीं करोगे। काफ़ी साफ सफाई का इशू, सेफ्टी का इशू, काफ़ी इशू रहते हैं। अगर इंडिया में आप बुक कर रहे हो तो आप ओयो से ज़रूर बुक करें, लेकिन अगर आप बाहर बुक कर रहे हो तो गोअबीबो के साथ जाओगे और वो सेफ होटल आप बुक करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, जो आपको चीप, सेफ और गुड होटल आपको मिलेंगे। गोअबीबो के अलावा मेक माई ट्रिप पे भी होटल काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन कॉस्टली होते हैं। अगर आप सेम होटल गोअबीबो और मेक माई ट्रिप पर सर्च करके देखोगे तो उनमें भी चार्जेज में काफ़ी डिफरेंस मिलेंगे। मेक माई ट्रिप भी बेस्ट देता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं नंबर 8 पे है भी आपका फॉरेक्स कार्ड। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हैं और आप कैश के झंझट से बचना चाहते हैं, और वैसे भी नीड है मलेशिया जैसी कंट्री में, तो आप अपना फॉरेक्स कार्ड जरूर बनवा लें। अगर आप वहाँ पे भी फॉरेन में जाके अपना ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप यूज करोगे तो पैसे तो निकल आएंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके ऊपर बहुत भारी चार्जेस लगेंगे। उससे बचने के लिए आप फॉरेक्स कार्ड बनवा लें। और फॉरेक्स कार्ड बनवाते वक्त भी आप एक बात का ध्यान रखें, फॉरेक्स कार्ड भी 2 तरह के बनते हैं, जैसे फॉरेक्स कार्ड मेक माई ट्रिप और फॉरेक्स कार्ड इंटरनेशनल। जो फॉरेक्स कार्ड मेक माई ट्रिप है उसमें कुछ करेंसी नहीं होती, लेकिन अगर बात करते हैं फॉरेक्स कार्ड इंटरनेशनल की, उसमें हर कंट्री की आपको करेंसी मिलेंगी। इंटरनेशनल कार्ड आप बनवाएं जिसमें हर तरह की करेंसी आपको मिलेगी। मेक माई ट्रिप में है तो मेक माई ट्रिप भी इंटरनेशनल कार्ड ही, लेकिन उसमें करेंसी आपकी कुछ ही चुनिंदा करेंसी मिलेगी जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। जैसे हमें इस बात की नॉलेज नहीं थी तो बैंक वाले भी आपको बताते नहीं हैं, और आप फॉरेक्स कार्ड बनवाने के लिए कहाँ जाएं ये बात रह गई थी। तो आप फॉरेक्स कार्ड बनवाने के लिए आप अपने बैंक में जा सकते हैं, लेकिन बैंक वाले ये बात आपको नहीं बताएंगे कि आप मेक माई ट्रिप बनवा रहे हो। उनको जैसे जिस कारण में उनको बेनिफिट लगेगा वो कार्ड आपको देते हैं। हमें भी उन्होंने ये बात नहीं बताई थी, तो आप मेक माई ट्रिप आप बैंक वालों को स्पेशली बोले कि आप मेक माई ट्रिप न बनाए, हमारा इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड बनाए। तो आप इससे एक तो आपको कैश जो उठाना पड़ता है उसके झंझट से आप बच सकते हो, और कई जगह जो मतलब जहाँ पे ऑनलाइन ही पेमेंट आप कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको इस चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। मेक माई ट्रिप में हमारे पास ना ही डोंग मिले हमें और ना ही रिंगट मिले, सिर्फ थाई बाट हमें मेक माई ट्रिप कार्ड में मिले, तो हमें इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और अगर आप इंटरनेशनल आपने कार्ड फॉरेक्स कार्ड बनवा लिया है तो वहाँ पे जाने से पहले आप अपने कार्ड को एक बार
एक्टिव जरूर कर लें स्टेटस। बैंक वालों से अगर आप खुद कर सकते हैं तो ऑनलाइन जाके प्रीपेड कार्ड लॉगिन डालोगे उसके अंदर, तो आपका जो पासवर्ड और आईडी है वो उसमें डालें और आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते तो बैंक वाले के पास जाएं और बैंक वाले से बोलें इसमें कैसे रिलोड करते हैं करेंसी। आप अपनी करेंसी अपने बैंक आपके खाते में जितने पैसे पड़े होते हैं बैंक अकाउंट में, आप उसको किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। जो कन्वर्जन कैसे करते हैं उसके बारे में, जैसे आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग ऑपरेट करते हैं ऐसा ही सेम सा प्रोसेस हो सकता है। और आपको जो करेंसी चाहिए वो आप अपने कार्ड में रिलोड करके जाएं और बैंक वालों से इसके बारे में फुल नॉलेज लेके जाएं। ये आते पॉइंट 9 पर। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा इशू खड़ा होता है कि हम कितना वजन लेकर जा सकते हैं, कितने साइज के हम बैग लेके जा सकते हैं और क्या क्या सामान हम लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते हैं। ये एक काफ़ी बड़ा सवाल हमारे मन में उठता है, जिसके बारे में आप वीडियो भी देखोगे तो तरह तरह की मिलेंगी। आप कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप जब भी फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होते हो तो उसमें आपका बैगेज का अलग से ऑप्शन होता है, जिसमें पर्टिकुलरली आप केस जो फ्लाइट टिकट है उसके सामने लिखा होता है कि आप लगेज में कितना लेके जा सकते हो और कैबिन बैग में कितना लेकर जा सकते हैं। ये आपकी फ्लाइट पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने यहाँ से बैंकॉक की, दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट टिकट बुक की, तो उसमें जो हमारा लगेज था उसमें 20 किलो लेके जा सकते थे हम। और कैबिन बैग हैंड बैग भी उसे बोल सकते हैं, हैंड बैग में आप 7 किलो तक का वजन लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो आगे इंटरनेशनल फ्लाइट हमने की, जैसे कि कुआलालंपुर से होचिमी सिटी थी, तो वहाँ पे हमने लगेज के एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े और अलग से फ्लाइट टिकट से अलग हमें ऐड कर पड़ा। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका लगेज में कितना सामान दिया हुआ है। और अगर आप बात करते हैं लगेज वो बोलते हैं जो हमें पहले ही जो हम एंट्री सिक्योरिटी चेक इन के बाद एंट्री करते हैं तो हमें अपने लगेज जमा कराना होता है, और वो जो फ्लाइट का एक तरह से लगेज में हमारे साथ नहीं रहेगा, सामान लगेज में ऐड हो जाएगा। और आप जैसे ही नेक्स्ट एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो वहां से आप अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हो। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे मन में उठता है कि हम क्या लेकर जा सकते हैं। तो आप लिक्विड में कुछ भी मत लेके जाएं। अगर आपने पानी की बोतल ले रखी है तो आप अपना चेक इन से पहले ही आप अपना पानी को फिनिश करो। आप वाटर बोतल या लिक्विड में कोई भी चीज़ आप नहीं लेकर जा सकते और ना ही लगेज में आप रख सकते हो और ना ही हैंड बैग में रख सकते हो। अगर आपके साथ बच्चा है तो कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर वो बच्चे के लिए आपको एक वाटर बोतल रखने दे, अदरवाइज वो भी नहीं रखने देते। तो आप वाटर बोतल न लेके जाएं और अदर कोई भी लिक्विड ना लेके जाएं, हनी भी नहीं लेके जाएं। किसी भी तरह का लिक्विड है वो, अगर आप कोई भी मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट लाइक परफ्यूम, पाउडर, कोलगेट, कोई भी मतलब कॉस्मेटिक का सामान है, अगर आपका 100 ग्राम से ज़्यादा है तो वो भी आप नहीं लेकर जा सकते हो इंटरनेशनल फ्लाइट में। तो अगर आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट कैरी कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि 100 ग्राम से नीचे ही उसका वेट होना चाहिए, नहीं तो वो वहाँ पर चेक इन में निकाल देते हैं। अभी बात करते हैं खाने पीने के सामान की। तो खाने पीने का सामान ऐसा है जी, अगर आप पीने का तो कुछ लेकर जा नहीं सकते हो। अगर खाने की बात करते हैं तो खाने में सूखा सामान, फ्रूट वगैरह आप लेकर जा सकते हो, खाना भी लेकर जा सकते हो, उसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। हमें ये इशू रहा, हमने खाने पीने के लिए काफ़ी सूखा सामान लिया था, लेकिन किसी ने हमें बोला कि आप वो लेकर नहीं जा सकते और हम वो सामान यहीं छोड़ के चले गए। लेकिन वहाँ पर देखा कि वहाँ पर आप खाने पीने का सूखा सामान लाइक मिठाई, फ्रूट कुछ भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक आप लेकर नहीं जा सकते, कोई भी नुकीली चीज़ आप लेकर नहीं जा सकते हो। जो नंबर 10 सबसे ज़रूरी बात है वो ध्यान रखने की ये है कि आप जैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करोगे तो आपका एक सिक्योरिटी चेक इन होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जिस बंदे की फ्लाइट टिकट बुक हुई है या जो बंदा पासपोर्ट ले रखा है, जिस बंदे का पासपोर्ट है, तो उसका एक मिलान किया जाता है सिक्योरिटी चेक इन के अंदर। तो आप अपनी एक आईडी लाइक वोटर कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर जाएं, जो पासपोर्ट से अलग आपकी आईडी होगी, और वो सिक्योरिटी चेक इन के टाइम आपको जो पुलिस ऑफिसर है उसको देनी होती है। तो आप अपनी एक आईडी आप साथ में जरूर लेकर जाएं। और नंबर 11 पर है जी सिम।
अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको रिलेटिव से बात करने के लिए भी मोबाइल में नेट भी चाहिएगा, वीडियो कॉलिंग भी आपको करनी है, कॉल भी आपको करनी है, तो आपको इंटरनेशनल सिम ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल सिम आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन भी। काफ़ी ऐप हैं जैसे कि क्लॉक ऐप है, वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग ऐप चलते हैं, तो आप ऐप के लिए गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आप अपनी सिम ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, या यहाँ के जो अपने मोबाइल रिटेलर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। वहाँ से अपने इंडिया से भी आप सिम ले सकते हो, और अगर यहाँ से नहीं ले सकते तो एयरपोर्ट से भी आप सिम ले सकते हैं। और अगर एयरपोर्ट से भी आप सिम नहीं ले रहे हैं, एयरपोर्ट से काफ़ी कॉस्टली सिम पड़ती है, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो चीप पड़ेगी आपको सिम। तो अगर वहाँ से भी आप नहीं ले रहे हैं तो आप जिस सिटी में जा रहे हैं, जिस कंट्री में जा रहे हो, वहाँ के जो रिटेलर हैं, सिम रिटेलर हैं, उनसे भी आप सिम ले सकते हैं। अलग अलग पैकेज आपको अपनी अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, जैसे भी आपको अलग अलग पैकेज वो प्रोवाइड कराते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग
फैसिलिटी। और एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटी आप ले सकते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट के ऊपर। अगर बात करते हैं हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटी की, तो डोमेस्टिक पे आप सीधा क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं और उसके ऊपर आप लॉन्च की फैसिलिटी ले सकते और अदर कंट्री की बात करें तो क्लब, ग्रैब और बोल्ट जैसी ऐप हैं जिनसे आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। वो सिर्फ आप एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए ही नहीं, आपको कहीं भी घूमने के लिए, किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना है तो आप ग्रैब ऐप से टैक्सी बुक करें जो आपको होटल से पिक करेगी और आपको आपके डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगी। इसके अलावा अगर आप दिन में पहुंच रहे हैं तो आपको वहां का लोकल ट्रांसपोर्ट, जैसे कि एयरपोर्ट से स्पेशल बसेस जाती हैं वो भी मिल सकती हैं। जैसे कि हम वियतनाम गए थे तो हमने उसके लिए टैक्सी बुक नहीं की थी, और जैसे ही हम फ्लाइट से वहाँ पे एयरपोर्ट से बाहर आए तो वहाँ पर वहाँ की जो लोकल बस लगी हुई थी, तो हम बस से हमारे होटल का जो डिस्टेंस था वो करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर पड़ता था। तो हम जो वहाँ की पब्लिक जो आम किराया देती है उसी किराए से हम उनकी बस से, काफ़ी अच्छी बसेज होती हैं फॉरेन में, तो हम बस से भी गए थे। और अगर आप बात करते हैं मलेशिया की, तो कुआलालंपुर सिटी में एयरपोर्ट से आप बस बिल्कुल फुली एसी और
लग्जरी बस आपको बहुत कम पैसे में मिलेगी। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी जी कुछ जरूरी बातें जो आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने से पहले पता होनी चाहिए, और आप इसके बारे में फुल होमवर्क कर लें। और अभी वहाँ पे जैसे मैं थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम घूमने गई थी, वहाँ पर क्या क्या चीजें घूमने की हैं, क्या स्पेशल है, किस चीज का क्या काम वहाँ पे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी ध्यान रखने वाली बातें हैं। और होटल वहाँ के कैसे होते हैं, इसके बारे में मैं आगे आगे वीडियो डालती रहूँगी। और मैं ये भी यहाँ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्पेशल होगी इमिग्रेशन पे। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हैं और आप इमिग्रेशन फेस करते हैं तो आपको वहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और एयरपोर्ट पर सबसे पहले मतलब कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 स्टेप होते हैं जो एयरपोर्ट पे आप को फ्लाइट में जाने से पहले वो क्लियर करने होते हैं। तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब मेरे कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहे हो, आपको पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेंगी। थैंक यू।